नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री टॉपिक के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य वंश को कवर करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो काफ़ी कम है। मतलब पोर्शन पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चंस उससे कम आएंगे। तो मैं आपको कम से कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दूंगा और ये नोट्स के फॉर्म में है। बस आपको एक तेज़ी से मतलब पढ़ते जाना है। 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको फैक्ट याद हो जाएंगे। इसी तरह से फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे रखे हैं। सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू करेंगे। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, इसको हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोलते हैं। और ये इसका जो टाइम पीरियड था वो 2400 बीसी से 1700 बीसी के आसपास माना जाता है। बीसी मतलब होता है, मतलब जब से अभी जैसे 2022 चल रहा है ना, तो 2022 एक से शुरू हुआ होगा तो 2022 साल हो गए अभी। तो उससे पहले जब से जो अभी ईस्वी है वो चल रही है, तो 2450, इसीलिए यहाँ पे 2450 जो बड़ा नंबर वो पहले लिखा रहता है, क्योंकि उसके 2400 के बाद आएगा 2399, फिर 2398, इस तरह से। तो 1700 बीसी तक ये मानी जाती है। पहला पॉइंट है कि अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे उन्होंने सबसे पहले इसका उत्खनन कराया था। यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता को मैंने IVC में लिखा है शॉर्ट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता को इंग्लिश में बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो ASI के पहले महानिदेशक थे, मतलब चीफ समझ सकते हो। ASI क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो जो उत्खनन का काम करता है ना इंडिया में जो होता है, और रख रखाव का, वो ASI के अंतर्गत ही होता है। तो उन्होंने इसका उत्खनन तो कराया था, लेकिन इसके बारे में समझ नहीं पाए थे। एक्चुअल में यहाँ पे एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ सबूत मिले, तो ASI को उसके बारे में बताया गया होगा। तो ये उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने वहाँ पे खुदाई की कोशिश की, लेकिन वो समझ में नहीं आया उनको कि ये है क्या। आगे देखते हैं। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? वो था हड़प्पा। दयाराम साहनी ने 1921 में इसका उत्खनन कराया था। 1921 ईयर भी आपको याद रखना है। और इस समय जो ASI के महानिदेशक थे वो जॉन मार्शल थे। राखालदास बनर्जी ने 1922 में, जस्ट अगले साल। तो 1921 1922 याद रखने में आसान रहेगा। मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ये दोनों शहर सबसे पहले खोजे गए थे। अगला पॉइंट लिखा गया है कि तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि तौल की इकाई किस अनुपात में थी, तो 16 के अनुपात में थी, 1:16। अगला पॉइंट है, यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। हिंदी में यदि पूछेगा किस काल की थी, तो इसको आद्य ऐतिहासिक बोलेंगे। यदि इंग्लिश में पूछेगा तो इंग्लिश में मतलब उसको प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। IVC के शहरों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो सबसे प्रमुख है पाकिस्तान में और भारत में। तो पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दोनों है ना शहर, ये पाकिस्तान में है। और गढ़वारी वाला ये तीसरा आप याद रखिए। भारत की बात करें तो कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल भी सुना होगा नाम आपने, तो ये आप याद रखिए। जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है, धौलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। जो राखीगढ़ी है ना वो सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है, इंडस वैली साइट है, लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लार्जेस्ट जो IVC साइट है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो नहीं है, बल्कि राखीगढ़ी है। कहाँ पे? हरियाणा में। अभी हरियाणा में है।
अभी के हरियाणा में है, मतलब ये समझ लो। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुआ शब्द सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता थी। वो जो मिस्र के आसपास का रीजन है ना, वहाँ पे, जिसको इजिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, वहाँ पे डेवलप हुई थी। आप लोगों ने 9th 10th में मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में भी पढ़ा होगा। तो मेलुआ शब्द जो यूज हुआ है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला पॉइंट है, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी तरह से कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी किसने कहा है, तो ये पिग्गट ने कहा है। ये नाम आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, जो सैंधव समाज था, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम पीरियड में जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। अभी के टाइम पीरियड में क्या है, पितृसत्तात्मक है ज़्यादातर जगह। जो हेड है वो उस समय माता होती थी, तो इसका मतलब होता है मातृसत्तात्मक। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ये लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में लिखा है कि काले रंग से डिजाइन करते थे और मिट्टी कौन सी यूज करते थे, लाल मिट्टी बर्तन बनाने के लिए। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति उस समय भी प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। लोहे व तलवार से परिचित नहीं थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे ना, वो लोहे से परिचित नहीं थे और हमको उस समय तलवार का सबूत नहीं मिलता। मतलब वो लोग लड़ाई नहीं करते थे, इस तरह से आप समझ सकते हो। वो एक तरीके से वो बिजनेस पे बिलीव करते थे। अन्य नाम इसके जो लिखे हुए हैं, तो उसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता या पहली नगरी सभ्यता भी बोलते हैं। तो सरस्वती नदी है ना, वो तो अभी विलुप्त हो गई है। इलाहाबाद में संगम है ना, उसमें गंगा यमुना सरस्वती जो नाम आता है ना, तो सरस्वती वो यही है। वेदों में इसका जिक्र है, लेकिन अभी ये नदी गायब हो गई है। टाइम पीरियड तो बता ही दिया, 2400 BC से 1700 BC। और पता कैसे चलता है, कार्बन 14 डेटिंग से। नाम सुना ही होगा कार्बन डेटिंग। तो जो कार्बन 14 है ना, ये इसका कार्बन का आइसोटोप है, समस्थानिक है। वो यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग के लिए, पुरानी वस्तुओं का जो आयु है वो पता करने के लिए। ये भी क्वेश्चन पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पुराने जो अवशेष हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। और उसमें भी कार्बन के C14, वैसे तो कार्बन का 12 भी होता है, लेकिन C14 जो होता है उसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके ईस्टर्न मोस्ट, मतलब सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी शहर कौन कौन से हैं और किस नदी के किनारे वो बसे हैं। तो सबसे पूर्वी जो है वो है आलमगीरपुर। वो हिंडन नदी के किनारे बसा है। अभी कहाँ पे पड़ता है, ये मेरठ में पड़ता है। पूर्वी के पास बात करें, पश्चिमी, तो ये है सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर ये दासक या दस्त नदी के किनारे बसा है, बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान का प्रोविंस है ये बलूचिस्तान, नाम सुना ही होगा बलूचिस्तान का। उत्तरी मोस्ट जो पॉइंट है वो है मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे है। अभी कहाँ पे है, कश्मीर में। और जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो है दैमाबाद, है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। फिर से एक बार देखते हैं, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, ईस्टर्न मोस्ट सबसे पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट सबसे वो सुतकांगे डोर, ये दासक नदी के किनारे बसा है। उत्तरी पॉइंट है मांडा, चिनाब नदी के किनारे है कश्मीर में। और जो दक्षिणी पॉइंट है वो है दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे है महाराष्ट्र में। यह एक शहरी सभ्यता थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ना, वो एक शहरी सभ्यता थी। उसके लिए
कई से पता, मतलब जो डिज़ाइन है ना उससे पता चलता है कि जो शहर थे ना वो व्यवस्थित तरीके से थे। गलियाँ वो 90 डिग्री में मिलती थी और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। जो उनकी निकास व्यवस्था थी वो काफ़ी उन्नत थी। पानी को जो प्योरीफाई करते थे वो भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, मतलब उनका सिस्टम जो बहुत बढ़िया था। तो इसलिए इसको एक नगरीय सभ्यता बोला जाता है। नोट लिखा, नगरों व घरों के विन्यास के लिए ग्रिड सिस्टम था। तो ग्रिड सिस्टम वही ना, लेआउट कि जो नगर बसाए जाते थे और जो घर थे तो वो एक लेआउट उनका बनाया जाता था, उस हिसाब से बसाए जाते थे। जो शहर होते थे वो दो भागों में विभाजित होते थे, एक ऊपरी पार्ट, एक निचला पार्ट। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। 3 शहर यहाँ पे लिखे हैं, चन्नूदड़ो, धौलावीरा और कालीबंगा। ये 3 पार्ट में है। 3 पार्ट में नहीं, चन्नूदड़ो में कोई डिवीजन नहीं है, मतलब एक ही भाग है। धौलावीरा में 3 भाग हैं और कालीबंगा में निचले भाग में भी किलाबंदी है। क्योंकि जो ये 2 पार्ट होते थे, अपर लोअर, तो अपर पार्ट में तो किलाबंदी होती थी, लोअर पार्ट में नहीं होती थी। जो अपर पार्ट होता था उसमें उच्च वर्गीय लोग रहते थे और उसमें सुरक्षा दीवार भी होती थी। किलाबंदी की जो बात बताई ना वही है ये सुरक्षा दीवार। जो मध्यम वर्गीय व निम्न वर्ग के लोग हैं वो निचले भाग में रहते थे और कोई सुरक्षा दीवार नहीं थी। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है 2 लाइनें, कोई दिक्कत नहीं। रोड्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, कि जो रोड्स थी ना वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती थी, मतलब इस तरह से था। तो वही ग्रिड सिस्टम है ना, इसी को कि जो रास्ते बने थे ना वो इस तरह से बने हुए थे कि जो 90 डिग्री में कट करते थे। डोर्स एंड विंडोज ओपन टू साइड स्ट्रीट्स, जो घरों के दरवाजे होते थे ना, जैसे ये समझ करो ये घर बने हैं, ये गली है और ये घर बने हैं दोनों तरफ, तो जो इनके दरवाजे हैं ना वो सामने की तरफ ना खुल के गली की तरफ साइड में खुलते थे। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि लोथल में खिड़की व दरवाजे मेन रोड पे खुलते थे। एक्सेप्शन हर जगह पे मिलेंगे, वो आपको याद रखने हैं। अभी मैंने बताया कि जल शोधन प्रणाली जो थी उनकी वो साइंटिफिक थी। मजदूर वर्ग के लिए एक रूम के सेट होते थे। जो मजदूर वर्ग होता था उनको एक रूम के उनके लिए किराए के लिए अवेलेबल थे, ये समझ लो। अगला पॉइंट है, अपर पार्ट में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी थी। तो बताया ना कि ज़्यादातर जो शहर थे वो 2 पार्ट में बसे थे। अपर पार्ट ऊपरी भाग और निचला भाग। तो जो ऊपरी भाग होता था उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी मिलती हैं। ब्रिक्स का साइज, जो ईंटें थे ना उनका साइज 4:1 के रेशियो में मिलता है। तो आप समझ सकते हो 1:4, बिल्कुल इनका जो, मतलब ये समझ में नहीं आता कि उतने पुराने समय में सभ्यता डेवलप हुई थी और वो कितने आधुनिक थे। तो जो लंबाई थी वो 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 के अनुपात में होती थी। अगला पॉइंट है डेकोरेटेड एंड कर्व्ड ब्रिक्स। जो ब्रिक्स होते थे, मतलब ईंट होते थे, वो डेकोरेटेड होते थे, सजावटी होते थे, कर्व्ड भी होते थे, सजावट उनमें होती थी। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, अब इसके बारे में देखते हैं। इस टाइम पीरियड में ना, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम में खेती होती थी और उसके बाद वैदिक सभ्यता के समय में ना लोग जानवरों का पालन करने लगे थे। तो इस समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं था गायों का सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम पे। लेकिन आगे वैदिक सभ्यता है ना, इसके बाद की सभ्यता थी, मतलब उस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में डेवलप हुई थी। उसमें गायों का बहुत महत्व था, उसमें वो लोग पशुपालन भी करने लगे थे। कपास की खेती के प्रथम साक्ष जो है ना वो यहीं से मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। कई बार पूछा गया है कि कालीबंगा का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। नोट यहाँ पे लिखा है, देखो आईवीसी के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी लेकिन तांबे की जानकारी थी। अभी पहले बताया था कि लोहे और तलवार के साँचे नहीं मिले, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता को लोगों को
लोहे की जानकारी नहीं थी जबकि तांबे की थी। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की तरह लोथल का मतलब भी मृतकों का टीला है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? ये मृतकों का टीला है। तो लोथल को का मतलब भी मृतकों का टीला, ये आप और याद रखिए। रंगपुर जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ से धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका साक्ष्य कहाँ से मिला है। फर्स्ट डॉकयार्ड, पहला गोदीवाड़ा या बंदरगाह जो है ना, वो लोथल से मिलता है। तो बस बंदरगाह की बात जब आई तो एक ही था, लोथल। इसको आपको याद रखना है। गुजरात में पड़ता है अभी समय के गुजरात में लोथल पाया जाता है। यहाँ पे देखो स्टार लगा के लिखा है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, उनको गन्ने के सोन के लगभग सभी अभी जो फसलें हैं उनका, जो हम लोग देख रहे हैं उनका मतलब ज्ञान था, उसके साक्ष्य मिले हैं। मतलब जैसे गेहूँ, धान, मक्का, जौ, बाजरा, इस तरह से। बनावली से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। बनावली अभी हरियाणा में है और यहाँ से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। आईवीसी से गाय व शेर को छोड़कर लगभग सभी जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। देखो बड़ा ही चौंकाने वाला फैक्ट है ये कि गाय व शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं वहाँ से। इसके अलावा लगभग सभी जानवरों के मिले। नोट लिखा है कि गाय के साक्ष्य नहीं मिले लेकिन सांड के साक्ष्य मिले हैं। यूज वहाँ पे गायें होंगी जरूर, लेकिन हमको साक्ष्य नहीं मिला, क्योंकि जो सांड मिला है तो गायें तो अपने आप ही होंगी। अब बताया ना मैंने कि उस समय लोग ये पशुपालन पे उतना उनका मतलब बेस्ड नहीं थे, वो खेती पे बेस्ड थे। धर्म की बात करें हम लोग तो वो लोग प्रकृति, नेचर की पूजा करते थे, माता देवी की पूजा करते थे। भगवान पशुपति शिव इनकी है ना, शिव जी है ना, इनकी सील मिली है। लिखा है ना नीचे, पशुपति की सील मिली है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पेड़, सर्प, इनकी पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है और पशुपति की सील मिली है। तो जो पशुपति की सील या मुहर मिली है ना, उसमें क्या क्या अंकित है वो देखना है आपको। तो बाघ एक अंकित है, हाथी एक, गेंडा एक, भैंसा एक। तो बाघ, गेंडा, हाथी, भैंसा एक एक है। हिरण और मोर दो दो हैं। ये उसमें बने हुए हैं। इसकी फ़ोटो तो देखी हुई होगी, सर्च कर सकते हैं आप, मिल जाएगा। गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, इसकी फ़ोटो पड़ी हुई है। स्क्रिप्ट की बात की जाएगी, मतलब जैसे लिखने की जो शैली होती है उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो पिक्टोग्राफिक है जिसमें लेटर्स और सिंबल का भी प्रयोग किया गया है। भावचित्रात्मक शैली है जिसमें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मतलब लिखा गया है। जैसे सपोज ये पेज है तो इसमें लेफ्ट से राइट गए और फिर राइट से लेफ्ट आए, मतलब इधर से इधर गए, फिर अगली लाइन में हम लोग जैसे जाते हैं तो फिर से यहाँ जाते हैं। तो ये लोग ऐसे न जाके यहाँ से शुरू करते हैं, तो इधर से इधर, फिर यहाँ से इधर जाएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे। इसे पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और स्वास्तिक के जो निशान है ना, काफ़ी संख्या में सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग महत्वपूर्ण शहरों के बारे में देखेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, इनके बारे में देखेंगे। और भी कुछ हैं जो उनके बारे में फिर देखेंगे आगे। तो हड़प्पा जो है ना, वो सबसे पहले कनिंघम ने इसका उत्खनन कराया, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ सके। ये तो हम लोगों ने अभी शुरुआत में ही पढ़ा। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ये भी देख चुके हैं। यह साहिवाल मोंट मोंगरी पंजाब पाकिस्तान में है। ये जगह का नाम है। अभी जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है ना, जिसको सिंध बोलते हैं, वो यहाँ पे है हड़प्पा। ये रावी नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है आपको। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। क्या क्या प्राप्त हुआ है वहाँ से हमको? अन्नागार मिला है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, कांसे का आईना तथा खिलौने मिले हैं, और R37 समाधि। R37 मतलब 37 लोगों की समाधि मिली है, इसलिए उसका नाम R37 रख दिया गया है।
एक कब्रिस्तान बोल सकते हैं उसको। ये आपको याद रखना है। अन्नागार मतलब जहाँ पे अनाज कलेक्ट किया जाता था। मातृ देवी की प्रतिमा, कांसे का आईना तथा खिलौना। अब हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो ये लड़काना सिंध प्रांत में है और यह सिंधु नदी के किनारे बसा है। तो जो हड़प्पा शहर है वो रावी नदी के किनारे बसा है और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा है। खोजकर्ता रखालदास बनर्जी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 1922 में किया था। यहाँ से क्या वस्तुएं मिली? पुरोहित का आवास, महान स्नानागार, श्रमिक आवास मतलब लेबर जहाँ पे रहते थे, नर्तकी डांसर एक है उसकी कांस्य प्रतिमा ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है। सील विद यूनिकॉर्न एनिमल, एक सील मिली है जिसमें एक यूनिकॉर्न एनिमल दिखाया गया है। अगला शहर हम लोग देखते हैं लोथल। लोथल मैंने बताया कि डॉक यार्ड था, मतलब बंदरगाह था। अहमदाबाद गुजरात में है भी, ये भोगवा नदी के किनारे बसा है। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है। खोजा किसने था? रंगनाथ राव ने। यहाँ से क्या क्या हमको मिला है? अग्निवेदिका मिली है, मतलब यहाँ पे आग जलाई जाती थी। फारस की मुहर मिली है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फारस की मुहर कहाँ से हमको मिली है? लोथल से मिली है। थेरी कपल सिमेट्री मतलब 3 कपल को एक साथ दफनाए जाने का है, यहाँ पे सबूत मिले हैं। और चालाक लोमड़ी का जो कहानी है ना हम लोग, इसका साक्ष्य हमको लोथल से मिला है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना चालाक लोमड़ी, तो वही है। अब आगे हम लोग देखते हैं शहर है वो अगला कालीबंगा, वो राजस्थान में है। खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। यह घग्गर नदी के किनारे बसा है। नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कालीबंगा घग्गर नदी। अब इससे पहले लोथल था वो भोगवा नदी। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 और चीज़ें याद रखना है, भूकंप का साक्ष्य और 2 फसलों को एक साथ बोए जाने का साक्ष्य भी मिला है। मतलब कि उस समय भी 2 फसलें एक साथ बोई जाती थी, उसके साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिले हैं। नोट में लिखा नीचे, लोथल और कालीबंगा में युग्मित समाधियाँ मिली हैं। मतलब एक साथ कई सारी समाधियाँ वहाँ पे मिली हैं लोथल और कालीबंगा में। युग्मित हमको लगता है हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक साथ ऐसे जलाए जाने का, तो मतलब चाहे सती प्रथा बोल दो या इस तरह का कुछ, समझ सकते हो आप। अगला शहर है धौलावीरा, ये गुजरात में है। इसका मतलब होता है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा 3 लेयर का शहर है, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। खोजा किसने था? जेपी जोशी। और यहाँ से सफ़ेद पत्थर के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। अगला है बनावली, हिसार हरियाणा में है। ये खोजा किसने था? आर.एस. बिष्ट ने। या सरस्वती नदी किनारे बसा है। कौन? बनावली। चन्नूदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में देखो, सिंध पाकिस्तान में चन्नूदड़ो भी है और मोहनजोदड़ो भी है। खोजा किसने था? गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है चन्नूदड़ो। श्रृंगारदानी लिपस्टिक के साथ, वक्राकार ईंटों के साथ, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साथ, और बीड फैक्ट्री मनके के साथ यहाँ पे मिले हैं। मनके जो वो होते हैं ना, हम जो माला होता है ना, माले में हम लोग ऐसे पूते हैं ना, वो चमकते हुए हैं, उन्हीं को मनका बोला जाता है, जिनको पू के माला बनाई जाती है। तो उसके भी साथ हमको चन्नूदड़ो से मिले हैं। अगला जो शहर है वो है रंगपुर, वो गुजरात में है। खोजा किसने था? माधव स्वरूप वत्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, किस नदी के किनारे बसा है शहर, और कुछ इम्पोर्टेंट साक्ष्य की वहाँ से ऐसा पूछ देता है कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो जो रंगपुर है वो मादर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से दान की बूसी के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं ये कि दान की बूसी के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। रंगपुर गुजरात में है। अगला है रोपड़, ये अभी रूपनगर पंजाब में पड़ता है। खोजा किसने था? यज्ञदत्त शर्मा ने। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य हमको रोपड़ से मिले हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हैं वो
हमको यहाँ से मिले हैं। ये दोनों फैक्ट आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। सुतकांगे डोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ये अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि सबसे पश्चिमी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान है वो सुतकांगे डोर है। वही इंग्लिश में लिखा है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ IBC। 11 नंबर में लिखा है सुर कोतड़ा। तो सुतकांगे डोर और सुतकोटड़ा में कंफ्यूज नहीं होना है। सुर कोतड़ा ये गुजरात में है। खोजा किसने था? JP जोशी ने। और यहाँ से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, मतलब उस समय घोड़े भी थे। साक्ष्य नहीं मिले किसके? गाय और शेर के। गाय के नहीं मिले लेकिन सांड के मिले हैं। 12 है और लास्ट है राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है और लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। ये आपको याद रखना है। व्यापार का क्या साधन था? बार्टर सिस्टम था। मतलब उस समय वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम मतलब था एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को एक्सचेंज किया जाता था। और उसी हिसाब से होगा कि कम ज़्यादा, क्योंकि बराबर तो कर नहीं सकते हैं ना। तो जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगी या जिसकी ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, यदि वो ज़्यादा मात्रा में होगी तो उसका वैल्यू कम होती होगी, और जो कम मात्रा में डिमांड ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती होगी। आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार था। तो मतलब यहाँ पे ये लोग आपस में भी व्यापार करते थे, और बाह्य मतलब यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता का मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी व्यापार होता था। पतन के कारण में बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन आप दो यहाँ पे विचार हैं वो देख लीजिए। वाल्टर फेयर सर्विस नाम है, इन्होंने अपनी बुक द एंशिएंट रूट ऑफ इंडिया में पतन का कारण डिफॉरेस्टेशन और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बताया है कि वनों की कटाई और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। और जो जॉन मार्शल हैं, इन्होंने जॉन मार्शल IBC के महानिदेशक रह चुके हैं। उसमें बताया था ना कि जिस समय हड़प्पा की वो हुई थी उत्खनन, उस समय जॉन मार्शल है ना, यही थे उसके IBC के महानिदेशक। तो इन्होंने अर्थक्वेक को बताया कि भूकंप की वजह से इसका पतन हो गया। और इसमें अब हमको कुछ चीज़ें ये देख लेनी है कि कहाँ से कौन सी धातु है वो इंपोर्ट की जाती थी। तो जो तांबा है वो खेतड़ी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। खेतड़ी का नाम और भी सुना होगा। खेतड़ी के महाराज ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो वैसे नरेंद्र दत्त था, लेकिन शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले उन्होंने बोला था कि आप अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लीजिए। और खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए बहुत ही प्राचीन खान वहाँ पे पाई जाती है। तांबा बलूचिस्तान से भी आता था और ओमान से भी आता था। चांदी के लिए अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान ईरान से ज़्यादातर चीज़ें आती थी। सोना कर्नाटक में कोलार जैसे गोल्ड माइन बहुत ही फेमस। और गोलकुंडा अफगानिस्तान से और ईरान से। देखो टिन, ये भी अफगानिस्तान ईरान से। गोमेद कोई होता होगा खनिज क्या कोई मेटल होती होगी, ज़्यादा नहीं समझना आपको। ये सौराष्ट्र गुजरात से। इसी तरह से पूछेगा गोमेद। लाजवर्थ ये मेसोपोटामिया से, और सीसा वो लेड वो इम्पोर्ट होता था ईरान से। 3 पॉइंट यहाँ पे नोट में लिखे हैं, और इसी के साथ ये वाला मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता में आपको इतने पढ़ना है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यदि पूछे तो लाहुरा देव से मिलते हैं। ये अभी संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे लाहुरा देव स्थित है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य तो लाहुरा देव से चावल के ही मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य। तो यदि चावल के बोले या कृषि के बोले तो लाहुरा देव से, और यदि गेहूँ के बोले तो मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ से मिले हैं गेहूँ के प्राचीनतम साक्ष्य। तो ये पोर्शन हो गया आपका, मतलब इतना आपको सिंधु घाटी सभ्यता में कवर करना है। अब हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता।
तो जो वैदिक सभ्यता है ना, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1500 BC से 600 BC तक। 1500 BC से 600 BC तक। टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1500 BC से 600 BC तक। सिंधु घाटी की सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? 2400 BC से 1700 BC तक। 1700 BC से 1500 BC तक, बीच में 200 साल का गैप रहा है। तो इसमें ये पॉइंट तो मैं बता ही चुका हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है भारत में, और इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य का यदि शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो उत्तम, श्रेष्ठ या उच्च कुलीन से इसका अर्थ। जो हिटलर था वो अपने आप को आर्यों का वंशज मानता था। अब अगला पॉइंट आता है कि आर्य आए कहाँ से थे, मतलब मूल स्थान कौन सा था। तो इसमें कई सारे मतभेद हैं, इतने आपको 4 याद रखने हैं। पता नहीं कौन से एग्जाम में कौन सा टपक पड़े। पहला मैक्स मूलर का, इन्होंने बताया था कि ये मध्य एशिया से आए थे आर्य, और ये सभी से सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड है ना, कि ये सबसे ज़्यादा मान्य है वो यही है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने बोला था कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव मतलब आर्कटिक प्रदेश। उत्तरी ध्रुव ये आप समझ लीजिए कि रूस के ऊपर जो साइबेरिया है ना, वो उससे शुरू हो जाता है उत्तरी ध्रुव। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी, इन्होंने बोला था कि तिब्बत से आए थे। बोगज कोई अभिलेख, ये ईरान का है, और इसमें लिखा है कि ये ईरान से आए थे। तो जो बोगज कोई अभिलेख है ना, इसमें नोट लिखा है कि इस अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। जो बोगज कोई अभिलेख है ना, ये ऋग्वेद के टाइम पीरियड में, इसको ऐसा लगता है कि उसी टाइम पीरियड में इसको लिखा गया था। कई सारी चीज़ें इन दोनों में मैच भी करती हैं। जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वेद है। वैदिक काल को हम लोगों ने 2 भाग में डिवाइड किया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 BC से 600 BC तक, तो उसमें 1500 BC से 1000 BC तक को हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलेंगे, और 1000 BC से 600 BC तक बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे, वो देखेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे को ना वैदिक सभ्यता में श्याम अयस बोला जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो लोहे से परिचित थे। जो लोहे के साक्ष्य हैं वो अतरंजी खेड़ा, अभी एटा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से मिलते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोहे के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। लोहे के प्रयोग के वो अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। तो जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। लोहे का प्रयोग हमको उस टाइम पे नहीं मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग मिलता है। लोहे को बोला क्या जाता था? श्याम अयस, ये लिखा हुआ है श्याम अयस। ऋग्वैदिक काल में काले व लाल मृड भांड मतलब मिट्टी के बर्तन यूज होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में चित्रित घूसर मृद भांड मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे। चित्रित चित्र बने होते थे उसमें। ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि। गाय को अगन्य अनाज मारा जाने वाला माना गया है। तो कोई यही बात आ गई कि जो ऋग्वैदिक काल था ना, वो लोग थे वो उनका मुख्य व्यवसाय वो पशुपालन था। तो गाय
की हत्या करने वालों को कठोर सजा दी जाती थी और गाय को अगन्या बोला जाता था, न मारा जाने वाला। सभा व समिति में महिलाओं का प्रवेश था, सभा और समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। अब आप समझ लीजिए, ऋग्वैदिक काल में जो सभा और समिति थी उसमें महिलाएं प्रवेश कर सकती थीं, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। और सभा और समिति के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो सभा थी ना, वो उच्च वर्ग के लोगों का समूह था ना, वो इसके सदस्य होते थे सभा के, और जो समिति होती थी वो कॉमन लोग इसके सदस्य होते थे। सुनने में ऐसा लगता है कि जो सभा है वो कॉमन लोग हो गए, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभा में उच्च वर्ग के लोग इसके सदस्य होते थे, जबकि जो समिति होती थी वो कॉमन लोग इसके सदस्य होते थे। धार्मिक ग्रंथ वैदिक काल के ना, उनमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, स्मृति ग्रंथ, पुराण, उपनिषद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 108 उपनिषद हैं, पुराण 18 हैं, धर्मसूत्र, वेदांग 6 हैं और अरण्यक। ये धार्मिक ग्रंथों के बारे में आपको बस इतना समझ लेना कि ये धार्मिक ग्रंथ उस टाइम पीरियड के हैं। अब यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, वो देखते हैं। एक ही वंश के लोगों को जन कहा जाता था। अनु, द्रुहा, पुरु, यदु व तुर्वस को पंचजन कहा गया है। तो पंचजन कौन थे? अनु, द्रुहा, पुरु, यदु और तुर्वस। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था, परिवार के स्वामी को कुलप, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी और तथा विष का प्रमुख विस्पति कहलाता था। मतलब ग्राम के ऊपर विष होता था, उसको विस्पति बोलते थे। ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी तथा पितृसत्तात्मक समाज था। देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज था, जबकि ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज हो गया था। और यहाँ पे छोटे से बढ़ते ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर के क्रम में लिखा गया है। सबसे नीचे होता था कुलप, फिर ग्रामीण, फिर विस्पति, फिर जन, फिर राजा। अब हम लोग वेदों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ऋग्वेद सबसे पुराना धार्मिक इस ग्रंथ है, वो ऋग्वेद है, विश्व का भी माना जाता है इसको। वेद, ऋग्वेद जो है ना, इसको संकलन करता कौन है? वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो ये वेद व्यास जी हैं, वही महाभारत वाले। कुल वेद कितने हैं? 4 हैं। जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है, इनको वेद त्रयी बोला जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि वेद त्रयी किसको बोला जाता है? तो वेद त्रयी में आते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और हैं 4 वेद। अब हम लोग अलग अलग वेदों के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं याद रखनी है वो देखते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, गाय को अगन्या बोला गया, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब आप समझ लो मंत्र। 10,462, तो जिसमें स्टार लगा है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो ऋचाएँ हैं वो इंद्र को समर्पित हैं, उसके बाद अग्नि को समर्पित हैं। तो मतलब उस समय ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से थे। 250 ऋचाएँ इंद्र पे लिखी गई हैं और 200 अग्नि पे। ऋग्वेद को पढ़ाने वाले ऋषि, उसको होत्र बोला जाता था। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है। रचना स्थान, मतलब कि जो ऋग्वेद है इसको सप्त सैंधव प्रदेश में लिखा गया था। तो सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियाँ आती हैं। देखो, 1 से लगा के 7 तक नदियाँ लिखी गई हैं। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख है, मतलब सिंधु नदी है ना, उस समय की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। उसके बाद विपाशा, तो व्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा। उसके बाद वितस्ता,
ये झेलम नदी का पुराना नाम है। सदुद्री ये सतलज नदी का पुराना नाम है। अस्किनी ये चिनाब नदी का पुराना नाम है। परुसणी ये परुसणी या इरावती ये रावी नदी को का पुराना नाम है। और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है उस समय। इसको सरस्वती को नदी को नदी तमा, मातेतमा और देवी तमा इन नामों से भी संबोधित किया गया है। अन्य नाम मतलब कुछ अन्य जो नदियां हैं ना, उनके नाम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अफगानिस्तान में 2 नदियां हैं, आपको याद रखना है। कुरुम या कुर्रम नदी जो भी है, और कुबा वो काबुल जो है नदी। सदानीरा गंडक नदी का नाम था पुराना, और गोमती नदी का पुराना नाम गोमल। गोमती नदी ना इसी के किनारे बसा है लखनऊ। अब कुछ हम लोग मंडल के बारे में देख लेते हैं। 10 मंडल यहाँ पे सबसे पहले लिखे हैं ना कि ऋग्वेद में 10 मंडल थे, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो मंडल है वो देख लेते हैं। तो जो तीसरा मंडल था उसके लिखा किसने था? विश्वामित्र। विश्वामित्र ये वही हैं इन देवताओं के गुरु। देवताओं के गुरु पुराने जो सीरियल जिन लोगों ने देखा होगा उसमें देवताओं के गुरु विश्वामित्र को बोला गया है, और असुरों या राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। तो सूर्य देवता मतलब सावित्री, तो जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। पहला पॉइंट ये हो गया। और जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका जिक्र है। 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, जो परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसमें भरत वंश के सुदास ने 10 राजाओं को हराया था, इसलिए इसको दशराज युद्ध बोला जाता है। सुदास ने 10 राजाओं को हराया था, परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि परुशनी की नदी किसको बोला जाता है? ये रावी नदी को। तो ये रावी नदी के किनारे लड़ा गया था दशराज युद्ध। 8वें मंडल, इसमें हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन है, और हस्तलिखित रचनाओं को खिल बोला जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। सोम देवता मतलब वनस्पति के देवता। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सोम देवता का वर्णन किस मंडल में है? 9वें मंडल में। और जो सोम देवता है वो वनस्पति के देवता हैं। 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चातुर्वर्ण समाज का वर्णन है। मतलब जो समाज है ना उसमें 4 वर्णों का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इन चारों वर्णों के जो कर्तव्य हैं वो धर्मसूत्र नामक ग्रंथ में दिए गए हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऐतरेय और कौशितकी, इनको भी याद रखना है। पार्ट आप समझ लीजिए कि ये ऋग्वेद का ही पार्ट है वो, ऐतरेय व कौशितकी। यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार जिक्र मिलता है। मतलब गंगा नदी उस समय बहुत उतनी इम्पोर्टेंट नदी नहीं थी। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईरानी ग्रंथ अवेस्ता। जनता स्वच्छता से राजा को उसका अंश देती थी, जिसे बलि कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बलि किसे कहते थे। तो एक मतलब जनता जो पैदावार होती थी, जो या जो कुछ बनाते थे, उसका एक भाग राजा को देते थे, उसको वो बलि बोलते थे। तो बलि वो नहीं है जो अभी समझते हैं हम लोग, किसी जानवर की बलि। तो ये हो गई बात ऋग्वेद की। अब हम लोग देखेंगे सामवेद। तो सामवेद ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीत में संकलन है। तो सा से संगीत और सा से सामवेद। तो ऋग्वेद में जो रचनाएं लिखी है ना, उनको संगीत में जो संकलन है वो सामवेद में किया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता या उदात्त बोलते हैं। उद्गाता या उद्रात। तो सभी के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? सामवेद का तो हो गया ये। अभी हम लोग ऋग्वेद का देख लीजिए, होत्र। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को बोलते थे होत्र। सामवेद के ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कोई व्यक्ति नहीं है, ये पार्ट हैं। तो पंचविश, खटविश, छांदोग्य और जैमिनी। तो जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें भगवान कृष्ण का वर्णन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर पूछा भी गया है कि भगवान कृष्ण का वर्णन किस उपनिषद में है? तो छांदोग्य उपनिषद में है।
अब आपको ब्राह्मण और उपनिषद में कंफ्यूज नहीं होना है। छांदोग्य जो ब्राह्मण है उसी को छांदोग्य उपनिषद बोला गया है। अगला है यजुर्वेद। तो यज्ञ इसका समझ में आ रहा है ना। तो इसमें यज्ञ और कर्मकांड का वर्णन है, मतलब पूजा की विधियों का। तो यजुर्वेद दो पार्ट में हम है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता ही बोलते हैं। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो उसका ब्राह्मण है वो है सतपथ ब्राह्मण, और जबकि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। तो गद्य और पद्य का मतलब क्या है? प्रोज पोएट्री पढ़े होंगे ना 12th में, तो जो प्रोज है ना वो उसी को गद्य बोलते हैं और पोएट्री को पद्य। शुक्ल यजुर्वेद को वास्तविक यजुर्वेद बोला जाता है जो केवल पद्य में है, मतलब ये केवल इसमें कविता फॉर्म में है, पोएट्री फॉर्म में है। पढ़ने वाले को अध्वर्यु बोला जाता था। और कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है और इसमें यम व नचिकेता संवाद है, काफ़ी फेमस है। यम व नचिकेता संवाद वो कठोपनिषद में है, उसका वर्णन। अगला आता है अथर्ववेद। तो अथर्वा ऋषि द्वारा इसको लिखा गया माना जाता है। और ब्राह्मण एक अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडकोपनिषद और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि का वर्णन इसमें है अथर्ववेद में। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कन्या के जन्म की निंदा की गई है इसमें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें आप स्टार लगा सकते हो कि कन्या के जन्म की निंदा किसमें की गई है? अथर्ववेद में। नोट में यहाँ पे लिखा है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति को 2 पत्नियां कहा गया है। हम अथर्ववेद की बात कर रहे हैं ना अभी, तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। और सभा और समिति के बारे में बता ही चुके हैं हम लोग। जो सभा होती थी वो उच्च वर्ग के लोगों का इसके मेंबर होते थे, और जो समिति होती थी वो कॉमन लोगों का ग्रुप होता था। ये नीचे लिखा हुआ है देखो, सभा श्रेष्ठ व सम्भ्रांत लोग इसके सदस्य थे, समिति आम लोग इसके सदस्य थे। इसके समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। न्यायिक कार्य सभा ही करती थी और न्यायिक अधिकारी का वर्णन नहीं है। न्यायिक कार्य मतलब न्याय है ना, वो सभा करती थी। उच्च वर्ग तो हमेशा समझ लीजिए, उच्च वर्ग ना उसकी हमेशा आधिपत्य रहा है। निशाका या निष्क ना गले के आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो बाद में सिक्कों के लिए प्रयोग होने लगा। निष्क ना या निशाका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लोम हर्ष व उग्र श्रवा, ये पुराणों के रचयिता इनको बोला जाता है। पुराणों को पढ़ने वाला पुजारी, जबकि वेद वेदांगों को पढ़कर जीविकोपार्जन करने वाले को उपाध्याय कहा जाता है। तो लोम हर्ष व उग्र श्रवा को तो लोम हर्ष व उग्र श्रवा ने ना पुराणों को लिखे भी था और उनको पढ़ते भी थे। ये वेद वेदांगों को पढ़कर जीविकोपार्जन करने वाले को उपाध्याय कहा जाता था। नीचे काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि स्त्री व शूद्र इनको सुन तो सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। पुराणों की बात हो रही है यहाँ पे। हम लोग कुछ प्रमुख जो पुराण हैं उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो कुल पुराण 18, उसमें सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन व शुंग वंश का जिक्र है। आंध्र सातवाहन और शुंग वंश ये दक्षिण भारत के वंश हुए हैं दोनों। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का जिक्र है। वायु पुराण में गुप्त वंश का जिक्र है। ब्राह्मण पुराण में पुरु वंश का जिक्र है। ब्राह्मण पुराण को महापुराण भी बोला जाता है। और भागवत पुराण में श्री कृष्ण भक्ति है।
पुराणों में 4 युगों की संकल्पना की गई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग है ना, उसमें विष्णु जी के 4 अवतारों की बात हुई है। सतयुग में विष्णु जी के जो अवतार हैं वो ऐसे तो टोटल 10 अवतार हुए हैं। 9वां अवतार जो है वो बुद्ध अवतार है, 10वां कल की अवतार बोला जाता है कि इस कलयुग में इनका अवतार होगा। तो जो विष्णु जी के अवतार हैं वो हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह और नरसिंह। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। त्रेता युग में वामन, परशुराम और राम। द्वापर में कृष्ण, तो ये याद रखना है, राम जी थे वो त्रेता युग में हुए, तो द्वापर में कृष्ण। कृष्ण और बुद्ध अवतार द्वापर में। कलयुग में कल की अवतार। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं। तो प्रमुख राज्य अधिकारी होते थे पुरोहित व सेनानी, ये होते थे। ऋग्वैदिक काल में ज़्यादातर युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे। उस समय पशुपालन उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो पशुपालन था, तो इसीलिए ऋग्वैदिक काल में ज़्यादातर युद्ध है वो गायों के लिए लड़े गए। वशिष्ठ रूढ़िवादी जबकि विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। तो जो वशिष्ठ विश्वामित्र है ना, गुरु वशिष्ठ का नाम सुना होगा, और जो विश्वामित्र है ये, जो वशिष्ठ थे वो रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र थे वो उदारवादी थे, पुरोहित। रत्नी राज्य के अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। दुर्गपति को पुरुष कहा जाता था। स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। स्पष्ट वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, मतलब गायों को चराने के लिए जो भूमि होती थी ना उसका अधिकारी वाजपति। और आपको अभी तो लग रहा होगा कि अरे ये भी कोई है क्या, लेकिन उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। तो जो चारागाह होते थे ना वो भी बांटे जाते थे। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है गायों की खोज। तो युद्ध के लिए गविष्ट, और ज़्यादातर युद्ध है ना वो गायों के लिए लड़े जाते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो ब्राह्मण है उनको परम पुरुष के मुख से उत्पन्न माना जाता है, क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्य को आंखों से और शूद्र को पैरों से। ऋग्वेद के टाइम पीरियड में ना कुछ विदुषी स्त्रियों का भी जिक्र है, वो आपको देखना है। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला व विश्वास। तो 2 अंडरलाइन है, लोपामुद्रा और आपला, इनका नाम आपको ज़्यादा याद रखना है अच्छे से। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं अमाजू कहलाती थीं। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था जो वनस्पति से बनाया जाता था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सोम देवता होते थे वो वनस्पति के देवता थे। मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? घोड़दौड़, रथ दौड़ और संगीत। व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। अग्नि को मनुष्य का व देवता के मध्यस्थ के देवता के रूप में पूजा जाता था। किसको? अग्नि देवता को, मनुष्य और देवता के बीच के मध्यस्थ के देवता। इंद्र युद्ध व वर्षा के देवता। वरुण पृथ्वी व सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता और दिन रात के कर्ता। देव आकाश के देवता और ये सबसे प्राचीन देवता भी माने जाते हैं। कौन? देव। मरुत आंधी तूफान के देवता, मारुति नंदन है ना, बोला जाता है इनको, हनुमान जी को। तो उस समय पुराने समय में जो मरुत थे वो आंधी तूफान के देवता है, उनको माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो सिरा और सीता का हो गया, हल हो गया सिरा और हल रेखा है वो सीता। निष्क की तरह शतमान भी मुद्रा की इकाई थी। अभी बोला ना गले के आभूषण को पहले बोला जाता था निष्क, लेकिन बाद में वो मुद्रा की भी इकाई हो गई। तो निष्क और शतमान ये मुद्रा की इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो देखो सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम पीरियड में तो पक्की ईंटों का प्रयोग का हमको मतलब पता चलता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। फिर उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में पहली बार
पक्की ईंटों का प्रयोग का हमको सबूत मिले हैं। महाकाव्य रामायण व महाभारत, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन? महाभारत। ऋग्वैदिक काल में कवच व शिरस्त्राण का प्रयोग होता था। कवच मतलब शरीर को ढकने के लिए और शिरस्त्राण मतलब हेलमेट, सर को बचाने के लिए। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम व जाबाल की कथा है जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देता है। तो ये छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम व जाबाल की कथा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में कुरु व पांचाल मुख्य केंद्र थे। तो वैदिक काल में कुरु व पांचाल मुख्य केंद्र थे और यव को जौ कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख हम लोग राज्य देख ले सकते हैं 4। अच्छा, राज्य नहीं, राजा जो है ना, जनक के लिए विदेह अच्छा राज्य की बात ही हुई है। तो जो विदेह है वहाँ के राजा थे जनक, काशी के राजा थे अजातशत्रु, केकय यहाँ के राजा थे अश्वपति और पांचाल के राजा प्रावाहन जवाली। लास्ट में नोट लिखा है, ऐसे देवता जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे लेकिन उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। वो पूषण है ना, वो ऋग्वैदिक काल में तो पशुओं के देवता थे लेकिन उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया है, तो चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य काल है ना, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।